स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा था एंड एक शीट दी थी मैंने आप लोगों को, है ना। उस शीट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन्होंने बनाए हैं वो अपने आंसर मैच कर लेंगे और जो नहीं बने हैं, है ना, इसको समझ लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो शायद रिपीट वाला था क्या, है ना, FeCl2 वाला। फर्स्ट क्वेश्चन वाज Fe plus Cl2 gives FeCl3। यही था फर्स्ट क्वेश्चन। तो आयरन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ आप 3 तो कर नहीं सकते क्योंकि आप मिनिमम 2 लगाओगे तो उससे क्लोरीन 4 हो जाएगा, राइट। 4 होने के बाद यहाँ 4 नहीं कर सकते, मिनिमम 2 लगाओगे तो 6 हो जाएगा। और अब यहाँ 6 करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 3 कर दोगे। और क्योंकि आयरन के सामने भी 2 आया है तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन था Fe plus O2 gives Fe2O3। यही था, Fe plus O2 gives Fe2O3। तो यहाँ पर आयरन एक है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 करने के लिए सामने 2 लगा दिए, राइट। तो आयरन तो बैलेंस हो गया, है ना। पहले आयरन यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 था, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। यहाँ 2 लगाने से आयरन बढ़ के कितना हो गया, 2। ठीक, तो आयरन बैलेंस है बट ऑक्सीजन अभी भी अनबैलेंस है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप मिनिमम 2 लगाओगे अगर तो इससे 4 होता है। फिर यहाँ पर 2 लगाओगे तो 6 हो जाएगा, करेक्ट। अभी भी बैलेंस नहीं है। और यहाँ 2 लगाने से आयरन बढ़ के कितना हो गया, 4। तो अब यहाँ पे आयरन को बढ़ाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 3। हो गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या बना, 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3। क्लियर है? हाँ, अन्वेषा बनाए हो। थर्ड क्वेश्चन, FeBr3 plus H2SO4 gives Fe2SO4 का थ्राइस प्लस HBr। ओके, ये कितने लोगों ने बनाया है, बना सबसे? ओके, रुद्राक्ष क्या किया है? हाँ, थर्ड वाले। यहाँ पर 2 लगाया क्योंकि यहाँ पर Fe2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इससे हाँ, ठीक ठीक, ओके। इससे यहाँ पे 2 लगाने से ब्रोमीन भी 6 हो गया ना, 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पे 6 करने के लिए सामने 6 लगा देंगे तो Br भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। हाँ, फिर क्या किया, CH2SO4। यहाँ 3 क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सल्फर 3 है ना, SO4 का थ्राइस है ना, यानी कि सल्फर कितना है, 3 है। अब यहाँ सल्फर 3 करने के लिए मुझे यहाँ सामने 3 लगाना पड़ेगा, तो उससे सल्फर 3 हो गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 6। यहाँ पे 6 देखो ऑटोमेटिकली हो गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, है ना। और ऑक्सीजन, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 12। यहाँ पर भी 12 है। तो देखिए ना, इस क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। इसलिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना। हो सकता है कि उसको बैलेंस करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। देखो, हो सकता है कि यहाँ पर SO4 के साथ ही O है, बट कोई और प्रोडक्ट में भी O हो सकता है ना। इसलिए हमको सारे एलिमेंट को अलग अलग ही काउंटिंग करनी। सल्फर की अलग काउंटिंग, O की अलग काउंटिंग। ये हमारा इक्वेशन क्या बोलता है, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या था, कि हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। तो ऑक्सीजन सिर्फ सल्फेट के फॉर्म में तो ठीक है, पर अगर यहाँ पे ऑक्सीजन किसी और फॉर्म में भी होता तो उसकी तो काउंटिंग अलग हो जाती ना। मतलब मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में O2 भी निकल रहा होता तो आप क्या करते, तब तो आपको ऑक्सीजन को अलग से लेना पड़ता ना। आप सल्फेट के साथ भी ऑक्सीजन अलग लोगे, एक साथ ले लोगे, और फिर ऑक्सीजन अलग भी लोगे, तो उससे कंफ्यूजन होगा। तो बेटर है कि हम सारे एलिमेंट को अलग अलग ही बैलेंस करें,
क्लियर है? ओके, ये वाला मैच कर रहा है सबका आंसर जिन्होंने बनाया है? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। श्योर बनाया गया? बन गए सारे ऑलमोस्ट? अच्छा चलो चलो, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या था? C4H6O3 प्लस H2O। हाँ, 3। सल्फर 3 था ना, राइट हैंड साइड में सल्फर 3 था, तो यहाँ पे 3 करने के लिए H2SO4 के सामने 3 लगाना ही पड़ेगा, तभी सल्फर 3 होगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, C4H6O3 प्लस H2O गिव्स C2H4O2। C2H4O2। ओके, इसमें क्या किए, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो यहाँ 4 करने के लिए सामने 2 लगाएंगे। ओके, व्हाट एल्स? ओके, बैलेंस। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 3 और एक 4, हाइड्रोजन 8, यहाँ पे 6 और 2 8, बैलेंस। तो यही यही करना पड़ा है ना, बनाए तो दोनों। सुनो कक्षांश है कहाँ है, कहाँ है देखो। नेक्स्ट, फिफ्थ देखो, C2H4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। यही है। किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मतलब कंबशन होता है, जला रहे हैं अपन उसको, है ना। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर वो एक हाइड्रोकार्बन है तो ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। C2H4 इज अ हाइड्रोकार्बन, और किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे तो उससे CO2 और H2O ही बनता है। ठीक है, ओके। तो कार्बन यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। व्हाट एल्स? हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे 2 लगाने से हाइड्रोजन 4 हो गया। और ऑक्सीजन अब देखो काउंट करो कितना है, 4 इधर 2 इधर, 6, तो यहाँ 6 करने के लिए 3 लगा देंगे। क्लियर है, ये बना सबको? ठीक, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, C4H10O प्लस O2 गिव्स CO2 NH2। देखो सेम रिएक्शन, बस हमारा रिएक्टेंट चेंज हुआ है, बाकी देखो प्रोडक्ट तीनों वही है ना जो ऊपर थे। अगेन ये भी कंबशन रिएक्शन। आप समझ रहे हो कंबशन का मतलब? समझते हैं ना, एनीथिंग विच वी आर बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दोगे तो आग बुझ जाएगी, राइट? ओके, तो 4 कार्बन है, तो यहाँ पे 4 लगा दूं। ओके, व्हाट एल्स? और क्या करना पड़ेगा? H2 के पहले 5, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, तो यहाँ पे 5 लगाएंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। 5 2 10। व्हाट एल्स? हाँ, अब ऑप्शन काउंट करते हैं। यहाँ पर कितना है, 2 और 1 3 ही दिख रहा है ना, और यहाँ पे कितने हो गए, 8 और 5, 8 और 5 13। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 6, तो ये 12 और 1 13। ठीक है, रिकाउंट कर लेना, ठीक है, रिकाउंट करना जरूरी है, पहले में ही कुछ ऐड नहीं करेंगे ना, रिकाउंट करो वापस से। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। C7H16 प्लस O2 gives again CO2 and H2O, सेम कंबशन रिएक्शन अगेन। फिर से सिर्फ क्या चेंज हुआ है, आपका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सेम है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसका क्या किए, यहाँ सामने 7 लगाए क्या, कार्बन 7 हो गया। व्हाट एल्स? यहाँ पे 16 है ना, तो यहाँ पे 16 करने के लिए, 16 करने के लिए आपको 8 लगाना पड़ेगा, 8 2 16। नाउ काउंट ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ही है, और यहाँ पर 14 प्लस 8 22, तो इसके आगे 11 लगेगा तो 22 हो जाएगा। समझे क्या? ठीक है, नेक्स्ट 8, ये नहीं बना क्या? चलो ठीक है, इसको देखते हैं। H2SiCl2 प्लस H2O गिव्स H8SI4O4। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, मतलब क्यों नहीं बनाई? ऐसा लिखे थे पहले कितना कितना क्या है दोनों साइड में। चलो ठीक है, देखते हैं।
सिलिकॉन यहाँ पर कितना है 4 है ना, सिलिकॉन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर एक ही है, 4 लगाना पड़ेगा तभी 4 हो पाएगा, सिलिकॉन 4 हो पाएगा। ओके, क्लोरीन देख लें क्या, क्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में देखेंगे। हमारा सिलिकॉन बैलेंस हो चुका है, फिर क्लोरीन ही बचा है ना, तो क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया ना 4 लगाने से, तो ये 8 है, तो अपन को HCl के सामने 8 लगाना पड़ेगा, करेक्ट। तो अब हाइड्रोजन की काउंटिंग करते हैं, 8 और 8 16 हाइड्रोजन है राइट साइड में, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 8 ही है। बराबर, ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है ऑक्सीजन, और यहाँ पर 4 है, तो क्या करें, यहां अगर मैं 4 लगाता हूं ना तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। भले यहां से भी आप हाइड्रोजन बढ़ा सकते हो, बट यहां हाइड्रोजन बढ़ाने का मतलब है सिलिकॉन और क्लोरीन को भी डिस्टर्ब करना। मैं क्लियर, अपने पास ऑप्शन है ना यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ाने का, तो यहाँ मैं अगर 4 लगाता तो यहाँ पे हो गए 8, और यहाँ 8 हो गए 16, यहाँ पे 8 है ना हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 8 हो गए हाइड्रोजन, कितने हो गए टोटल 16, 16 ही तो चाहिए था अपने को। और ऑक्सीजन हो गया अपना बैलेंस, आपने यहाँ पे 8 नहीं दिया 4, कहां से 8, 4 हुआ ना, तो यहाँ पे भी 4 है, ये बैलेंस हो गया। क्लियर है क्या, देख लो एक बार जिनसे नहीं बना ये क्वेश्चन। पहले हमने सिलिकॉन को बैलेंस किया, यहाँ पे 4 सिलिकॉन था, यहाँ पे एक ही था, तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, इससे सिलिकॉन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के और कौन है यहाँ पर, क्लोरीन, तो क्लोरीन कितना है, यहाँ 4 लगाने से क्लोरीन 8 हो गया, 8 हो गया राइट, तो 8 करने के लिए मैंने HCl के सामने 8 लगा दिया, तो उससे 8 क्लोरीन हो गया। अब हाइड्रोजन पे आते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 16 है, और यहाँ पे सिर्फ 8 ही था, उसको 16 करने के लिए आपने यहाँ पे भी 8 कर दिया, करेक्ट, और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, HSI Cl3 प्लस H2O, Cl2 वाला तो हो गया ना, Cl2 वाला तो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, HSiCl3 plus H2O gives H10, Si भी 10, O15 प्लस HCl, ये भी ऊपर वाले जैसे ही होगा। पहले सिलिकॉन बैलेंस करें, अरे फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, यहां 10 लगा देंगे ताकि सिलिकॉन 10 हो जाए, राइट, उससे क्लोरीन कितना हो गया 30, 30 हो गया क्लोरीन लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे क्लोरीन एक ही है, तो यहाँ पे 30 लगाना ही पड़ेगा, तभी बैलेंस हो पाएगा क्लोरीन, राइट। ओके, अब क्या बचा बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, चलो हाइड्रोजन काउंट करें, इधर 30 और इधर 10 40, और इधर 10 ही है, 10 यहाँ और 2 इधर 12, इधर 10 है ना, यहाँ 2 12 है, 30 कैसे करें, यहाँ अगर मैं 15 लगा दूं तो 15 टू द 30 और 10 40 हो गया, 40 तो चाहिए था ना, यहाँ पे 10 और 30 40 से टोटल हाइड्रोजन, और यहाँ 15 लगाने से ऑटोमेटिकली 30 और 10 40 हो गया। अब देखो शायद ऑक्सीजन को करने की जरूरत भी ना पड़े, नहीं पड़ेगी ना, आपने यहाँ 15 लगाया तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये दोनों एक क्वेश्चन एक जैसे ही थे, पहले सिलिकॉन बैलेंस किए, फिर क्लोरीन बैलेंस किए, फिर हाइड्रोजन किए, ऑक्सीजन अपने आप हो गया। मैं क्लियर, ठीक डन बोला, चलिए नेक्स्ट, C7H9 plus HNO3 gives C7H6NO2 का होल थ्राइस प्लस H2O, ठीक है, चलो कार्बन तो बैलेंस दिख रहा है 7 7 दोनों जगह, कार्बन यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो बराबर नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है बस, और यहाँ पर 3 है, NO2 का थ्राइस है ना, तो N वहां पर 3 है, करेक्ट। नेक्स्ट हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 है और एक यहाँ 10, बनाए हो
ये बन गया मतलब। हाइड्रोजन इधर 6 और वहां पे 2, 8। लास्ट ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है बस, है ना, लेफ्ट साइड में 3 ही है। व्हाट अबाउट हियर? 2 3 6 और 1 7। चलो, तो कार्बन तो बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 करने के लिए एक ही ऑप्शन है, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। इसके 3 लगाने से, यहाँ पे 3 लगाने से नाइट्रोजन तो 3 हो गया, बट हाइड्रोजन बड़ा है ना, कितना हो गया? 3 कम, 9 और 3 12। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 3 3 9। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस है अपना, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 12। यहाँ पे 12 करने के लिए क्या करूं? इसके सामने 3 लगा दूं तो 6 और 6 12 हो गया, बट ऑक्सीजन भी बड़ा है, 3 और 6 9। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कुछ करना नहीं पड़ा अलग से। ठीक, चलो लास्ट। लास्ट है C5H8O2 प्लस NaH प्लस HCl gives C5H12O2 प्लस NaCl। सही है। चलो, कार्बन दोनों साइड 5 है, बैलेंस है। व्हाट अबाउट सोडियम? एक है, एक है, बैलेंस्ड। व्हाट अबाउट क्लोरीन? एक है, एक है, बैलेंस्ड। क्वेश्चन बैलेंस नहीं है पहले से? नहीं। हाइड्रोजन 8 9 10 और यहाँ 12 है। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 और 2। चलो बैलेंस है ये तो। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन ही है जो अनबैलेंस है। ये बना किससे? ओके, हाँ हाँ सर। ओके, तो ये 8 9 10 और यहाँ 12, तो क्या करना पड़ेगा? NaH के सामने 2, यहाँ भी। अच्छा, दोनों NaCl वहां बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 2 करने से क्या हुआ? 8 2 10 2 12, हाइड्रोजन 12 हो गए, और जो भी Na और Cl बना है वो तो एक ही जगह पर है ना, तो यहाँ पे 2 लगाने से दोनों बैलेंस। ठीक है, क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो इसके जैसे ना कुछ और क्वेश्चंस है, वो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है। अगला दिन का होमवर्क वही रहेगा ना। ये तो शीट हो गई, लाए बुक एनसीईआरटी रखें, निकालिए एनसीईआरटी। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको हर टाइप के क्वेश्चन, वर्ड इक्वेशन भी होते हैं और सेंटेंस इक्वेशन भी होते हैं और फॉर्मूले वाले भी होते हैं। कौन से सबसे अच्छे हैं? फॉर्मूले वाले, क्योंकि हम हमारा काम बच जाता है ना। सेंटेंस होगा तो पहले सेंटेंस पढ़ के मुझे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर अपन उसको बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो आप एक बार अपने बुक का एक्सरसाइज निकालिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, 5 6 7 8। फाइव देखो, 5 फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस वाला है, देखा सबको? फिफ्थ क्वेश्चन सेंटेंस वाला है, सिक्स क्वेश्चन फॉर्मूला है, सेवेंथ वाला वर्ड इक्वेशन है, और एट्थ वाला भी वर्ड इक्वेशन है। तो 8 7 8 और 5 इनमें आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बैलेंस कर पाओगे। एम आई राइट? है ना? तो एक चलो सेंटेंस वाला देखते हैं, फिर बाकी आप लोग होमवर्क करिएगा। ठीक है, बताओ एक। चलो, तो एक पढ़ रहा हूँ, पहला वाला नहीं पढ़ता, पहला वाला अपन किए हैं क्लास में। देखो एक बार पहला वाला क्या है, अभी रीड करो। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो ये तो अपन किए है ना, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ये तो आपकी कॉपी में है भी, है ना? तो ये वाला छोड़ के आगे बनाते हैं। दूसरा वाला देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। अभी अपन ने बर्निंग का इतने सारे इक्वेशन देखे ना, तो बर्निंग में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन। तो जहां एयर लिखा रहेगा अपन को ऑक्सीजन को ही उठाना है, एयर का कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, एयर तो मिक्सचर है ना।
और मिक्सचर के कोई फॉर्मूले नहीं होते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो जहां भी ऐसा लिखा रहेगा बर्निंग इन एयर, तो समझ जाना कि क्या लेने बोल रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। तो क्या लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड? हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन होता है H1 पॉजिटिव। व्हाट अबाउट सल्फाइड? ये सल्फर से बना है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, configuration 2,8,6, it needs 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम 8, तो S2 नेगेटिव इसका सिंबल हो जाएगा। Am I clear? देखो सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना? सल्फाइड S2 नेगेटिव होता है, और जहां 8 और 8 आ जाता है वहां ऑक्सीजन आ जाता है। तो सल्फेट होता है SO4 का 2 नेगेटिव, है ना, और सल्फाइड होता है SO3 का 2 नेगेटिव। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यही चीज हमारे पास नाइट्रोजन वाले के लिए भी है, नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट। तो आइड, आइट, एट। तो आइड वाला सिंगल एलिमेंटल होता है, एट वाला ऑक्सीजन के साथ होता है, और आइट वाला भी ऑक्सीजन के साथ होता है। और एट और आइट में क्या फर्क है, एक ऑक्सीजन का बस। SO4 है, नीचे SO3। सेम हैपेंस विद नाइट्रोजन आल्सो। नाइट्रेट में NO3 होता है, नाइट्राइट में NO2 हो जाता है, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। Am I clear? नाइट्राइड होता है N3 नेगेटिव, नाइट्रेट होता है NO3 का 1 नेगेटिव, और नाइट्राइट होता है NO2 का 1 नेगेटिव। Am I clear? तो आइड, आइट, एट में कंफ्यूज नहीं होगा। Am I clear? ठीक, चलो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S। फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S। ओके, आगे क्या लिखा है, बर्न्स इन एयर। तो एयर के अपन क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन। आगे क्या लिखा है, गिव्स। अब गिव्स आ गया, मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अपन। अभी तक रिएक्टेंट की बात कर रहे थे, अब क्या बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। क्या दे रहा है, वाटर यानी कि H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। देखो ये कुछ बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिनका नाम देख के आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तभी अपन CO2 बोलते हैं। इन द सेम वे ये क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर एक है, ऑक्सीजन दो, डाई मतलब क्या होता है, टू। ऐसी सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है, तो वो क्या हो जाएगा, SO3। ट्राई मतलब थ्री। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो अब इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहां तक आ गया तो फिर तो बैलेंस हो जाएगा ना, इतने सारे अपन इक्वेशन बैलेंस कर चुके हैं। चलो बैलेंस करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, सल्फर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर दो और यहाँ पर भी दो, ये भी बैलेंस है। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, तो तीन करने के लिए अपन यहाँ पे मिनिमम 2 लगाएंगे, इससे 4 हो गया। क्या, अब अगर मुझे यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 4 करना है, तो मैंने मान लो यहाँ पर 2 लगाया, उससे ऑक्सीजन तो 4 हुआ, बट हाइड्रोजन भी बढ़ के 4 हो गया। और यहाँ पे 4 करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया, बट उससे सल्फर भी बढ़ गया, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ओके, व्हाट एल्स, तो ऑक्सीजन के पास तो अपने पास है ना एक, तो ऑक्सीजन से अपन यहाँ से बढ़ा सकते हैं अकेले। कितना ऑक्सीजन है राइट साइड में, 2 और 4 6 है, और यहाँ पे सिर्फ 4 ही है ना, तो इसको 3 कर दो, अब हो गया 6। ठीक है, अब इसके बाकी दो बनने चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपकी कॉपी में है, सेकेंड क्वेश्चन ये है, CND बनना चाहिए। ठीक है, 6 भी बन जाएगा पूरा, 6 तो सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है डायरेक्ट, देख लो आप, ये बुक इधर देख लो ना, तो मना करेगा शायद। 6 तो बन जाएगा ना, इसमें कोई मेहनत नहीं है। सेवेंथ वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो उसमें देखो क्या क्या वर्ड है या क्या क्या एलिमेंट है जिसका आपको सिंबल चाहिए। पहला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या होता है, Ca2 पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ओके, प्लस क्या लिखा है, और वो तो पता है ना, CO2। ओके, आगे बढ़ो, क्या बन रहा है इससे, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, ठीक, आगे और वाटर तो हो जाएगा। चलो, और अगला क्वेश्चन देखो उसी का,
जिंक यानी कि सिर्फ Zn लिखेंगे ना, मैंने पहले ही क्लास में कहा था कि जब भी मेटल होगा तो उसको सिंगल लिखेंगे। नॉन मेटल अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, जैसे कि ऑक्सीजन होगा तो अपन O नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, O2। नाइट्रोजन होगा तो N नहीं लिखेंगे, N2। तो जो भी नॉन मेटल है वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे जाते हैं रिएक्शन में, बट मेटल्स आर रिटन सिंगल। ठीक है, तो जिंक है तो Zn ही आएगा बस। ओके, व्हाट एल्स? सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर क्या होता है, Ag का 1 पॉजिटिव, नाइट्रेट अभी बताया मैंने NO3 का 1 नेगेटिव, फॉर्मूला बन जाएगा AgNO3। ठीक है, और जिंक नाइट्रेट, तो जिंक पता है, जिंक एक्चुअली ये तो एटम है, और जिंक आयन क्या होता है, Zn का 2 पॉजिटिव। अब बन जाएगा नाइट्रेट भी ZnNO3 का ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस। ओके, आगे प्लस सिल्वर, सिल्वर सिंगल लिखा रहेगा तो Ag। देखो कंपाउंड के फॉर्म में तो आयन लोगे ना, सिंगल लिखा तो Ag, जैसे जिंक सिंगल लिखा तो Zn, सिल्वर सिंगल लिखा तो Ag। सिल्वर क्लोराइड लिखा है तो Ag और Cl का कंपाउंड बनाना पड़ेगा। सिल्वर नाइट्रेट लिखा है तो Ag और NO3 का कंपाउंड बनाना पड़ेगा। जिंक नाइट्रेट लिखा है तो जिंक और नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उसके बाद वाले क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है। एल्यूमिनियम सिंगल लिखा है तो Al रहेगा, और अगर आयन का फॉर्म होगा तो Al3+ होगा। ओके, किसका तो याद कर रहा है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड Cu 2 पॉजिटिव होता है, कॉपर Cu 1 पॉजिटिव भी होता है। अगर गिवन नहीं है तो अपन 1 या 2 दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आप 1 ले लेना। ठीक है, वरना अगर क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, क्योंकि क्लोरिक कॉपर के भी दो वेरिएबल्स या दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। जैसे आयरन का होता है ना 2 and 3, ऐसे कॉपर का 1 and 2 होता है, क्यूप्रस क्यूप्रिक। जैसे आयरन का फेरस और फेरिक होता था, वैसे ही कॉपर का क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। कम वाले को क्यूप्रस बोलते हैं और ज्यादा वाले को क्यूप्रिक। जैसे आयरन में भी 2 वाले को अस और बड़े वाले को 3 वाले को इक, अस इक। ठीक है, ओके, तो आप Cu1+ ले लेना। ठीक है, या Cu2+ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2+ ले लेना। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CuCl2। ये क्लोराइड क्या होता है, व्हाट इज क्लोराइड, Cl1 नेगेटिव। ओके, आगे गिव्स एल्यूमिनियम, तो आपको पता है, क्लोराइड भी पता है, बन जाएगा फॉर्मूला। ओके, आगे कॉपर Cu, अगेन जहां पे कॉपर अकेले लिखा हुआ है वहां पर आपको Cu लिखना है, कॉपर क्लोराइड है तो फॉर्मूला बनाना है इन दोनों का। एल्यूमिनियम अकेले लिखा है तो ये जाएगा, और एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा है तो इन दोनों का फॉर्मूला बनेगा। चलो आगे नेक्स्ट, बेरियम होता है Ba2 पॉजिटिव, और क्लोराइड तो लिखा है ऊपर Cl नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BaCl2। ठीक है, आगे पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम क्या होता है, K पॉजिटिव, और सल्फेट क्या होता है, SO4 का 2 नेगेटिव, बन जाएगा फॉर्मूला K2SO4। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम भी दिया हुआ है, एल्यूमिनियम कहां से आ गया, हाँ, तो इन दोनों का बैरियम सल्फेट बन जाएगा, इन दोनों का पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्लोराइड तो आपको ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। इतना ही काम आएगा ना। अब आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो कहीं पर, ताकि आप जब फॉर्मूला बनाओ तो आप इसको रेफर कर सको, बट ये याद हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं क्या। हाँ, ये अपन 9th क्लास में पढ़े हैं, तो अब ये याद हो जाना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं देगा ना, तो आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा खुद से ही। नाम तो याद रहेंगे ना, ये हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बोनेट है, ये नाइट्रेट है, ये सल्फेट है, ये क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम एटम है, ये एल्यूमिनियम आयन है। एट क्वेश्चन में भी देखो कुछ नया दिख रहा है क्या। पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो पोटेशियम के लिए तो ये आयन है पोटेशियम, और ब्रोमाइड क्या होता है, Br नेगेटिव। इट इज जस्ट लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, चारों एक जैसे होते हैं। कौन चारों, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, चारों एक ही फैमिली के हैं। दे आर नोन एज हैलोजेंस। क्या बोलते हैं इनको, हैलोजेंस।
तो जैसे Br नेगेटिव है वैसे ही Cl नेगेटिव था, वैसे ही I नेगेटिव होता है और वैसे ही F नेगेटिव होता है। क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। ओके नेक्स्ट, और कुछ है उसमें? पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, बेरियम बता चुका हूं, आयोडाइड बता दिया अभी मैंने, बाकी पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, बेरियम ब्रोमाइड भी बन जाएगा, ठीक है। फिर जिंक बता दिया हूं, कार्बोनेट बता दिया हूं, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है? O2 नेगेटिव, दिस इज ऑक्साइड, ठीक है। जिंक तो पता है पहले से, और क्या है साथ में उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहां क्या लिखेंगे? H2 प्लस Cl2। हाइड्रोजन जहां अकेला है वहां कैसे लिखेगा? H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्लोरीन भी Cl2 गिव्स, मैं बता रहा हूं, आज आज पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। हाइड्रोजन आपके पास H पॉजिटिव होता है और क्लोराइड इज Cl नेगेटिव, फॉर्मूला विल बी HCl, ठीक है। एंड लास्ट, मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, मैग्नीशियम इज Mg, इसका आयन होता है Mg2 पॉजिटिव। जब आप फॉर्मूला बनाओगे कंपाउंड का तो आपको Mg2 पॉजिटिव यूज करना पड़ेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives magnesium chloride Mg2 positive and Cl negative MgCl2 plus हाइड्रोजन, तो गैस बन रही है तो हाइड्रोजन H2, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से 7th और 8th हो जाना चाहिए, फॉर्मूला बना करके अब बैलेंसिंग करना है, ठीक है। 8th में एक एक्स्ट्रा पार्ट और दिया है क्वेश्चन में कि आपको बताना कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पूरा, दो चीजें है ना, पहले बोला है कि बैलेंस करो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, तो ये अभी आपको नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी अपन ने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, पर एटलीस्ट बैलेंसिंग तक तो कर सकते हैं, बाद में टाइप लिख देंगे, ठीक है। चलिए ये डन, यहां तक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपन इक्वेशन बैलेंस क्यों कर रहे हैं, हमने बात इसके बारे में, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको अपन लिख भी लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे, नोट करके लिखना, नोट करके लिखिए। हाँ नोट करके लिखिएगा। द केमिकल, the chemical equation must be balanced, the chemical equation must be balanced, the chemical equation must be balanced, so stop, if we do not balance the equation, if we do not balance the equation, हाँ क्या लिखे? if we do not balance the equation, comma, it would be creating, it would be creating, it would be creating or losing atoms. If we do not balance the equation, creating or losing atom, ये समझे क्या लाइन? अगर हमने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया तो आपको लगेगा कि कुछ एलिमेंट एक साइड ज्यादा है दूसरे साइड कम है, मतलब आपको लगेगा कि वो कम हो गए हैं, या अगर प्रोडक्ट में वो एटम ज्यादा दिख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नए एटम बन गए, जबकि ऐसा होता नहीं। एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम है, ठीक है। फुल स्टॉप। दिस विल बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ, दिस विल बी, this will be against the law of, this will be against the law of conservation of mass, this will be against the law of
conservation of mass, which states that which states that which states that total mass of the reactants, which states that, ये हमारा 9th का टॉपिक है ना, which states that total mass of the reactants, total mass of the reactants before the chemical reaction, before the chemical reaction must be equal to the must be equal to the must be equal to the total mass of products after the reaction. Total mass of the products after the reaction. Total mass of the products after the reaction. Full stop. In other words, atom can neither be created. In other words, atom can neither be created nor destroyed. Nor destroyed. ठीक है, चलिए. बाकी जो मैंने होमवर्क दिया उसको प्रैक्टिस करके आना ना, तो उतने बहुत है. अगर आपने उतने भी और ट्राई कर लिए तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना. ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालिएगा. मेकिंग केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव. मेकिंग केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव. मेकिंग केमिकल equations more informative. ठीक है, चलो. तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है हमने समझ लिया. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं हमको समझ में आ गया कि जितने भी नेचर में केमिकल चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और उनके स्टेटमेंट के फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. दो टाइप के केमिकल इक्वेशन देखिए अपन, बैलेंस एंड अनबैलेंस. अनबैलेंस को बैलेंस क्यों करते हैं अपन ये भी समझ लिए. ठीक है, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि इक्वेशंस को और कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. मतलब इक्वेशंस देखकर ही आप क्या क्या इंफॉर्मेशन और निकाल सकते हो उस रिएक्शन के बारे में. उस रिएक्शन के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन और मिल सकती है जस्ट बाय सीइंग द इक्वेशन. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर है. जो आपने भी इतने सारे रिएक्शंस देखे होंगे ना, वहां पे ब्रैकेट में कई जगह पर एस लिखा होगा, कुछ जगहों पर एल लिखा होगा, कुछ जगहों पर AQ लिखा होगा और कुछ पे G लिखा होगा. ये हमारे रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की स्टेट है कि वो किस स्टेट में लिए हुए हैं. क्या वो सॉलिड स्टेट में लिए हुए हैं, क्या हमने उसको लिक्विड स्टेट में यूज किया है अपने रिएक्शन में, क्या वो गैसियस स्टेट में लिए गए थे, या क्या वो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में लिए गए थे. AQ मतलब क्या होता है, एक्वस. एक्वस मतलब पानी से आया है. हमने 9th में सॉल्यूशन में पढ़ा था कि एक एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, एक नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं. ऐसे सॉल्यूशन जो पानी में बनाए गए हैं. सॉल्यूशंस का मतलब तो ये होता है ना, सॉल्यूट इज एडेड इनटू सॉल्वेंट. तो शक्कर को पानी में मिलाया तो वो शक्कर का एक्वस सॉल्यूशन है. तो एनी सॉल्यूशन व्हिच इज मेड इन वाटर इज एक्वस, अदर देन नॉन एक्वस. अदर देन वाटर अगर अपन किसी और चीज में सॉल्यूशन को बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन. एम आई क्लियर. ठीक है, तो ये चीज हमें क्या बता देगी कि हमारा रिएक्टेंट किस स्टेट में लिया गया था और प्रोडक्ट किस स्टेट में बन रहा है. मान लीजिए आप साइंटिस्ट है, आपने रिएक्शंस किए हैं, आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, तो एट द एंड आप ही को पता है ना कि आपने एक रिएक्शन में रिएक्टेंट को किस किस स्टेट में लिया था. तो आप तो रिएक्शन कर दिए, आपने इक्वेशन लिख भी दिया, पर कोई और अगर उसी इक्वेशन को वापस करके देखना चाहेगा तो ये हेल्प करेगा ना उसको कि जो इसके पहले साइंटिस्ट है उन्होंने इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को सॉलिड स्टेट में लिया था, तो हम भी उसको सॉलिड स्टेट में लेते हैं.
उन्होंने इस रिएक्टेंट को लिक्विड स्टेट में लिया था, तो लिक्विड स्टेट में लेते हैं। जनरली कंफ्यूजन होता है लिक्विड स्टेट और एक्वस स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू एक्वस ना, लिक्विड मतलब मॉल्टन फॉर्म। जैसे कि आपने NaCl को पिघलाया तो वो कहलाएगा लिक्विड स्टेट, पर अगर आपने उसी NaCl को पानी में घोल के रिएक्शन करवाया तो वो कहलाएगा एक्वस स्टेट। तो बोथ आर डिफरेंट ना। तो मेल्टिंग से लिक्विड फॉर्म बनता है, पानी में घोलने से लिक्विड फॉर्म नहीं बनता, पानी में घोलने से तो एक्वस हो जाता है। Am I clear? तो ये एक तरीका होता है कि हम अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट उनके बगल में मेंशन कर दें इन द ब्रैकेट। Am I clear? क्या बोला मैंने? रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की क्या लिखना है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसियस या फिर एक्वस, ये हम उनके बगल में ही ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दें, तो उससे हमारा इक्वेशन थोड़ा और इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। एक तरीका ये होता है इंफॉर्मेटिव बनाने का। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपके रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे कई रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है, अपने रिएक्शन देखे ना आप लोग, आप याद करो वो आयरन वाला रिएक्शन जहां पे रस्टिंग करवा रहे थे, तो आयरन में पानी ऐड किए, आयरन सॉलिड होगा, पानी मॉइस्चर हो सकता है तो गैस गैस लिख देंगे, वाटर वेपर गिव्स Fe3O4, जो रस्ट होता है वो भी सॉलिड होता है, उसके ब्रैकेट में भी एस प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही थी उस इक्वेशन में। याद आ रहा है इक्वेशन सबको? तो ऐसे इक्वेशंस में जहां पे गैसेस इवॉल्व होती है ना, वहां पे अपन उसके ब्रैकेट में बगल में एक अप एरो का साइन लगा दें। तो अप एरो का मतलब क्या होता है कि गैस बनी है और वो ऊपर जाएगी, दैट अप एरो इज शोइंग कि गैसेस ऊपर जा रही है, क्योंकि गैस है तो लाइटर होगी ना, तो वो ऊपर ही जाएंगी। है ना क्लियर? तो ये होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी के भी ब्रैकेट में ये लिखा है मतलब समझ जाएंगे कि ये गैस है और ये इवॉल्व होके ऊपर जा रही है। ठीक है? और इसी के तरह एक और चीज होती है डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है कोई चीज नीचे आ रही है, गैस होगी तो ऊपर जाएगी, कोई चीज और होगी जो हैवी होगी पानी से या सॉल्वेंट से, तो वो नीचे आएगी, तो उसको अपन कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। ये अपन वो रेनफॉल के लिए भी यूज करते हैं ना ये वर्ड, रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं क्योंकि पानी ऊपर से नीचे गिरता है। इन द सेम वे कोई चीज अगर सॉल्युबल नहीं है तो वो क्या होगी? अल्टीमेटली नीचे सेटल डाउन हो जाएगी आकर के। कोई भी चीज अगर सॉल्युबल नहीं है तो इट विल कम डाउन एंड सेटल डाउन एज सॉलिड, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बोलते हैं, प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। एम आई क्लियर? ओके, तो ये दूसरा तरीका हुआ रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाने का। ठीक है? तीसरा तरीका होता है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, किसी को याद है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हमने बैलेंस किया था? डू यू रिमेंबर? एग्जैक्टली। वहां पर हमने क्या लिखा था? रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो याद आ रहा? 6 लगाए थे ना, 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2। तो उस इक्वेशन में हमने एरो के ऊपर नीचे कुछ लिखा था, आपको याद आ रहा है? वो क्या थी? कंडीशंस। हर रिएक्शन सेम कंडीशन पे नहीं होता ना, कि आप हर को रूम टेम्परेचर में करा दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर को दिन में करा दो या हर को रात में करवाए, ऐसा नहीं होता। एवरी रिएक्शन हैज देयर ओन कंडीशन, कि वो उसी कंडीशन पर होंगे। वो कंडीशन आपने अगर नहीं दी तो वो रिएक्शंस नहीं होंगे। तो कंडीशंस को मेंशन करते हैं कहां पर? एरो के ऊपर नीचे। समझ रहे हैं क्या? हम जो एरो बनाते हैं ना उसके नीचे क्या आती है? कंडीशंस। कंडीशंस में क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर भी एक कंडीशन हो सकती है। कुछ रिएक्शंस को हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कराते हैं, सम केल्विन, तो हमको टेम्परेचर वहां लिखना होता है कि हाँ इसको इस टेम्परेचर पे करवा रहे हैं। किसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देकर के रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि राइट नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग 1 atm प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम अभी भी फील कर रहे हैं हमारे सर के ऊपर। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पर अगर ये प्रेशर बढ़ जाए तो 1 atm से ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको हमको कंप्रेस करना होता है, गैस होगी तो कंप्रेस करके उसको रिएक्शन करवाते हैं, तो उस केस में आपका प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो कितना प्रेशर है उसको अपन को मेंशन करना पड़ेगा एरो के ऊपर नीचे। तो एक टेम्परेचर होता है, दूसरा प्रेशर होता है। हाँ, अगर आप रूम प्रेशर पे करा तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। बट इफ यू आर यूजिंग 5 atm प्रेशर, एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं? एटीएम।
समझ रहे हैं क्या? ये वो एटीएम वाला नहीं है ना, मशीन वाला है ना। तो ये एटीएम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो अभी नॉर्मली जो हम अभी भी फील कर रहे हैं वो 1 होता है, नॉर्मल प्रेशर। पर अगर आप अपने रिएक्शंस को कंप्रेस कर रहे हो रिएक्शन करवाने के लिए, तो ये वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो आपको अपने एरो के ऊपर नीचे लिखना होता है। ठीक है। तीसरी चीज होती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप लोग के लिए नया वर्ड है ना। अब कैटलिस्ट क्या होता है? आप बोल सकते हो कि एक तरह का ये हेल्पर है। जैसे कि मैं आप लोग के लिए कैटलिस्ट हूं, उसको समझना। ठीक है। मैं कैसे कैटलिस्ट हूं कि मैं आप लोग की बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प करूंगा, ताकि आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो, रिविजन प्रॉपर हो, टेस्ट आप लोग अच्छे से दें, है ना। और आपका फाइनल एग्जाम में आप ही बैठ के दे के आओगे ना, मैं तो नहीं जाऊंगा बैठने आपकी जगह। तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो आपके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं कि रिएक्शन जल्दी हो जाए। पहला चीज, ताकि जैसे मैं हेल्प कर रहा हूं ताकि आपका सिलेबस जल्दी हो जाए, विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, विदाउट टेकिंग पार्ट इन द एग्जाम। एग्जाम तो आप ही को देना है। कैटलिस्ट भी वैसे ही है। वो रिएक्टेंट्स को बोलेगा, देख भाई मैं आप लोग की हेल्प कर रहा हूँ जल्दी रिएक्शन कंप्लीट कराने में, पर मेरे से कुछ उम्मीद मत रखना कि मैं प्रोडक्ट में आऊंगा, तो मेरे से भी उम्मीद मत रखना कि मैं का एग्जाम देने जाऊंगा। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे ही कैटलिस्ट है। एक केमिकल होता है, कैटलिस्ट भी केमिकल है। आप यूं समझो कि ये दो रिएक्टेंट है हमारे, और मैं इनका कैटलिस्ट हूं, तो मैं इनको एक सरफेस दूंगा, मैं आपको एक जगह दे रहा हूं पढ़ने के लिए, राइट। इन द सेम वे कैटलिस्ट क्या करेगा? अपना एक सरफेस देगा कि आओ यहां रिएक्शन करो और जाओ। समझ रहे हैं क्या? तो कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ऑल्टर मतलब चेंज करना, स्पीड को चेंज करने के लिए। हमको लग रहा है कि रिएक्शन बहुत स्लो चल रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट उसमें डाल देंगे, वो उस रिएक्शन को जल्दी करवा देगा, है ना, विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। प्रोडक्ट में आपको उस कैटलिस्ट का कोई भी भाग नहीं दिखेगा। है मैं क्लियर? तो ये होते हैं कैटलिस्ट, याद रहेगा। तो ये भी हम कहा मेंशन करेंगे? एरो के ऊपर नीचे, क्योंकि ये भी तो कंडीशन है ना। ये भी कंडीशन है। जैसे क्लोरोफिल एक तरह का कैटलिस्ट है, क्लोरोफिल नहीं होता तो रिएक्शन नहीं हो पाता। और प्रोडक्ट में स्टार्च बनता है, क्लोरोफिल का कोई पार्ट नहीं है उसमें। हमें क्लियर? हमने प्रोडक्ट में कहीं क्लोरोफिल लिखा था क्या? नहीं, है ना। सनलाइट एक कंडीशन हो गई, प्लस क्लोरोफिल एक कैटलिस्ट हो गया, क्योंकि क्लोरोफिल एक सरफेस है जहां पर रिएक्शन हो रहा है। वो किचन का प्लेटफॉर्म है जहां पे खाना बन रहा है ना। हमें क्लियर? बट प्लेटफॉर्म का कोई पार्ट हम खाते नहीं है ना, सीमेंट और वो सब तो होगा ना। समझ, कैटलिस्ट याद रहेगा। तो ये भी हम कहा मेंशन करेंगे? अपनी कंडीशंस के साथ। तो ये भी बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि अगर आप मेरा कोई केमिकल रिएक्शन आप करना चाह रहे हो, तो ये कंडीशंस अगर आपको पहले से पता होंगी तो आपका टाइम कम वेस्ट होगा। अदरवाइज आप भी वही सारे एक्सपेरिमेंट फिर से करोगे जैसे मैंने किए होंगे उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। एम आई क्लियर? हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा आपको बार बार। अच्छा ये इस टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, चलो थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। अच्छा इस पे भी नहीं हो रहा है, चलो और बढ़ा करके देखते हैं। पर अगर मैंने लिख दिया कि हाँ ये रिएक्शन 443 केल्विन पे होता है, तो आप सीधा वहीं तक टेम्परेचर बढ़ा करके रिएक्शन करवा दोगे, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इससे मैंने अपने केमिकल इक्वेशंस को थोड़ा इंफॉर्मेटिव बना दिया। एम आई क्लियर? ठीक है। चौथा तरीका होता है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था कि दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक एंड, याद आ रहा है? एंडो मतलब ऐसे रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं तब जाके प्रोडक्ट बनते हैं, और एक्सो मतलब जहां पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट तो बनाते ही हैं प्लस साथ में हीट भी लिबरेट करे। तो उस केस में हम क्या करते हैं? अपने रिएक्शन में ही रिएक्टेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे आर लिखा, आर मतलब रिएक्टेंट समझ लो, प्लस हीट गिव्स यू प्रोडक्ट। तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम ऑलरेडी पहले से मेंशन कर दे रहे हैं अपने रिएक्शन में कि इतनी हीट देना पड़ेगा तभी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे और इतनी हीट लिबरेट कर रहे हैं। तो ये हो गया एग्जांपल किसका? एक्सोथर्मिक का। तो वो हीट की वैल्यू लिखेंगे अपन, इतना जूल। हीट तो एक एनर्जी है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स। तो अपन यहां लिख देंगे, अगर मुझे वैल्यू याद है तो हम यहां लिख देंगे कि हाँ 485 जूल एनर्जी मुझे देनी पड़ी, या किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, तब जाके रिएक्शन हुआ। या फिर रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट तो बना, बट प्रोडक्ट के साथ क्या बनी? हीट भी बनी। ठीक है। कई रिएक्शंस में ना रिएक्टेंट लिखे रहते हैं, प्रोडक्ट लिखा रहता है, और यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना रहता है। तो ट्रायंगल का मतलब भी हीटिंग होता है, यानी कि वो इसी चीज को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। एम आई क्लियर? द ट्रायंगल शोज हीटिंग। एम आई क्लियर? ठीक है।
तो ये सारे कंडीशंस, ये सारे पॉइंट्स के हेल्प से हम अपने इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये देख के समझ में आ जा रहा है कि ये एंडो है, ये एक्सो है। तो इससे भी हमको हेल्प हो जाएगी रिएक्शन समझने में कि हाँ ये किस टाइप का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट लिखेगा। फर्स्ट पॉइंट, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, द फिजिकल स्टेट्स of reactants and products, physical states of reactants and products can be indicated by the physical states of reactants and products can be indicated by the use of certain letters, use of certain letters, use of certain letters। नीचे लिख लो चारों लेटर्स। तो सॉलिड के लिए विल बी यूजिंग S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G एंड एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ। एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। जो हमारा आयरन, वो रस्टिंग वाला इक्वेशन था, उसमें आयरन इज इन द सॉलिड फॉर्म, जो वाटर आकर के अटैक कर रहा है वो एक्चुअली गैस फॉर्म में है, वाटर वेपर, गिव्स Fe3O4, जो रस्ट बन रहा है वो अगेन सॉलिड फॉर्म में, ब्राउन सब्सटेंस, प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि गैस फॉर्म। ठीक है, आप इसको बैलेंस करके लिखोगे। इसको अपन कर चुके हैं ना इक्वेशन को पहले से बैलेंस। वाटर वेपर, तो ऐसा नहीं आयरन में से पानी लिक्विड वाला पड़ेगा तो ही वो रस्ट होगा। हमारे एयर में मॉइस्चर होता है ना, वो वही एयर का मॉइस्चर है। तो एयर के मॉइस्चर से भी आयरन में रस्टिंग हो सकती है। क्योंकि हम आयरन को पानी से तो बचा लेंगे कि चलो पानी हम उस पर ना पड़ने दें, पर आप एयर से कैसे बचाओगे? एयर तो पड़ी रही है ना उस पर, और एयर ह्यूमिडिटी हुई एयर में, तो उस आयरन में कहीं ना कहीं से वाटर जा ही रहा है, भले लिक्विड फॉर्म में नहीं जा रहा तो गैसियस फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, अभी तो अपन रस्टिंग को बचाने के लिए पेंट वेंट करते हैं ना, कि पेंट कर दोगे तो वो उस एयर वाले मॉइस्चर से भी बच जाएगा। ठीक है, या गैल्वेनाइजेशन कर दोगे, ये सारे प्रोसेस होते हैं ना आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। तो एक और रिएक्शन लिखना एग्जांपल के लिए, जिंक लिख लो। जिंक फॉर्मुला ही लिखोगे आप लोग, है ना, Zn। जिंक क्या होता है? Zn प्लस, अच्छा इसके ब्रैकेट में क्या आएगा? सॉलिड मेटल है ना, मेटल है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, जिंक ब्रैकेट में S प्लस H2SO4। H2SO4, कोई भी एसिड, कोई भी बेस एक्वा सॉल्यूशन ही होते हैं। कोई भी एसिड बिना पानी के एसिड नहीं होता, कोई भी बेस बिना पानी के बेस नहीं बन सकता, उसमें पानी होता ही है। तो AQ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? AQ, H2SO4 इज एक्वा सॉल्यूशन, गिव्स, एरो मार दो, गिव्स ZnSO4 AQ प्लस H2 गैस। ZnSO4 ये आपका AQ हो जाएगा, प्लस H2 उसके ब्रैकेट में G गैस। क्लियर है ये? चलिए सेकेंड पॉइंट लिखेगा। सेकेंड पॉइंट, a gas produced in a reaction, a gas produced in a reaction, a gas produced in a reaction can also be indicated, can also be indicated, a gas produced in a reaction
can also be indicated by an arrow pointing in upward direction, by an arrow pointing in upward direction. कैन ऑल्सो भी लिखे ना अपन, लेकिन गैस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो जी भी था, नहीं? आप जी लिख के भी तो गैस ही बता रहे हो और अप एरो बता के भी गैस का इवोल्यूशन बता रहे हो. तो कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ब्रैकेट में ऐसा अपवर्ड एरो बना लेना, ब्रैकेट क्लोज, एंड a precipitate produced in the reaction, and the precipitate produced in a reaction is indicated by an arrow, कैसा वाला? पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ब्रैकेट में डाउनवर्ड एरो भी बना लेना. ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन रिपीट कर दो ना, Zn वाला कर दो, जिंक वाला फिर से लिख लो और हाइड्रोजन के बगल में अपवर्ड एरो बना देना. लिख लो, जी भी लिखना और अपवर्ड एरो भी बना देना. जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. हाँ कंप्लीट करो. अरे ये तो लिखियो ऊपर दिशा, सुना तो करो जो मैं बोलता हूँ. ये पहले ये वाला तो एरो बनाओ. हाँ, प्लस ZnSO4. ये H2O तो मैंने बोला ही नहीं, H2 बोला हूँ बेटा. वो कहां से आ गया यहाँ पर? हाँ, प्लस H2. हाँ, इस H2 के ब्रैकेट में अपवर्ड एरो. समझ गए क्या? तो आप जी भी लिख सकते हो और साथ में अपवर्ड एरो ही बना दोगे, तो दैट शोज इवोल्यूशन ऑफ गैस. ठीक है, चलिए एक को वो प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन लिखते हैं. तो चलो मैं इसका ना रिएक्शन में वर्ड इक्वेशन बोल रहा हूँ, आप उसको फॉर्मूला बना करके इक्वेशन लिखना. ठीक है, तो लिखेगा पोटेशियम आयोडाइड, पहले वर्ड इक्वेशन लिख लो पूरा. पोटेशियम आयोडाइड, हाँ बना के फिर लिखना. पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, हाँ आयोडाइड, आयोडीन से आया ना आयोडाइड, आरो तो बोला ही नहीं मैंने. पोटेशियम आयोडाइड प्लस, क्या बोला मैंने इसके बाद? लेड नाइट्रेट. पहले वर्ड इक्वेशन लिखे हो ना सब. प्लस लेड नाइट्रेट, LEAD, लेड नाइट्रेट गिव्स पोटेशियम नाइट्रेट. उल्टा कर दो, पोटेशियम के साथ आयोडाइड था ना, अब पोटेशियम के साथ नाइट्रेट लिख दो. लेड के साथ नाइट्रेट था, लेड के साथ आयोडाइड लिख दो. समझे क्या? दो प्रोडक्ट, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड. चलो जल्दी बना दो फॉर्मूला. कॉपी में हवा में नहीं. हाँ तो कॉपी में लिख के बैलेंस कर लेना, खत्म. हाँ, जिनको ये देखना हो तो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है ना. यहाँ पोटेशियम भी है, नाइट्रेट भी है, लेड भी है, आयोडाइड भी है. लेड नहीं है, लेड क्या होता है? पीबी तो का सिंबल है 2 पॉजिटिव, जस्ट लाइक जिंक. पीबी 2 पॉजिटिव. बनाइए फॉर्मूला. लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये रिएक्टेंट्स है हमारे. हाँ वो तो लिखा देखो, Br नेगेटिव की जगह I नेगेटिव लिखा है ना. हाँ तो ये बन जाएगा फॉर्मूला KI. हाँ ठीक है, एक हो गया प्लस. हाँ अब दूसरे का बनाओ. दूसरा क्या है? लेड नाइट्रेट ना, तो Pb का 2 पॉजिटिव एंड NO3 का 1 नेगेटिव. तो Pb के नीचे 2, NO3 के नीचे 1, डिस्कस करेंगे तो Pb NO3 का ट्वाइस. करेक्ट, Pb NO3 का होल ट्वाइस. ठीक है, नेक्स्ट
अगला बनाए पोटेशियम नाइट्रेट, तो K पॉजिटिव NO3 का 1 नेगेटिव, फॉर्मूला विल बी KNO3. एंड लास्ट लेड आयोडाइड Pb2 पॉजिटिव I1 नेगेटिव PbI2, और इसी के ब्रैकेट में डाउनवर्ड एरो लगाना. ये येलो कलर का पीपीटी बनता है. पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं? पीपीटी. प्रेजेंटेशन नहीं है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी इसको ही बोलते हैं ना अपन. ये क्या है पीपीटी? केमिस्ट्री में क्या है? प्रेसिपिटेट. तो जहां आप PbI2 लिखोगे ना, उसके ब्रैकेट में एक डाउनवर्ड एरो बना देना और उसके नीचे लिख भी देना येलो प्रेसिपिटेट, येलो पीपीटी. हाँ, बैलेंस कर लेना. ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है, 2-3 पॉइंट और जो बचे इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं ना. क्लियर है? हाँ, पर उसके पहले होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बैलेंसिंग वाला. होगा? चलो ठीक है, थैंक यू.